हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों आज अपन सीपीओ 2023 टायर 1 का 5 अक्टूबर 2023 शिफ्ट 1 का पेपर करेंगे। इससे पहले के सारे पेपर मैं डाल चुका हूं, आई होप कि वो आपने देखे होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक कर दे करिए, और अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की और भी नई वीडियो आपके लिए आती रहेगी। सीपीओ 2024 का पेपर भी हो चुका है। मैं जानता हूं कि सीपीओ 2023 का पेपर काफी लेट हो चुका है डालने के लिए, अब कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जितने साल के करना चाहे कर सकते हैं, आपको फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं है। सीपीओ 2024 के पेपर मैं बहुत जल्द डाल दूंगा। जैसे ही ऑफिशियल पेपर आ जाएंगे इंटरनेट पे वैसे ही मैं उनको डाल दूंगा, क्योंकि अभी आंसर की नहीं आई। एक बार जैसे ही आंसर की आती है सारे पेपर्स के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ए पर्सन परचेस्ड ऑल द आइटम्स फॉर ₹3 लाख देन द कॉस्ट ऑफ ए टीवी इज लेस देन दैट ऑफ ए लैपटॉप। देखिए ये सारे आइटम की जो कॉस्ट प्राइस है वो है 3 लाख। तो अपन से बोल रहा है कि टीवी की लैपटॉप से कितनी कम है। अगर मैं टीवी की परसेंटेज में बात करूं तो 15% है और लैपटॉप की है 30%। दैट मीन्स कितनी परसेंट कम हो गई, 30 माइनस 15 मतलब 15% कम हो गई। तो एक तरीके से ये अपन से 15% की वैल्यू पूछ रहा है टोटल पे। टोटल कितना है, 3 लाख। 3 लाख पे 15% आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मैं बोल सकता हूं 45,000। इसका मतलब टीवी की जो कॉस्ट है वो लैपटॉप की तुलना में 45,000 रुपए कम है। अब अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, आप अलग निकालते कि भैया टीवी की 15% के हिसाब से 45,000 और लैपटॉप की 30% के हिसाब से 90,000, तो फिर माइनस करते 90 माइनस 45 इक्वल टू 45। तो वो करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अपन पहले परसेंटेज में ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके बाद जो अपने पास आए उसका अपन परसेंटेज निकाल सकते हैं। एक ट्राइंगल एबीसी में बाइसेक्टर है, एंगल एबीसी और एंगल एसीबी जो कि आपस में मिल रहे हैं। एबीसी मतलब ये और एसीबी मतलब ये, तो ये आपस में कहां पे मिल रहे हैं, पॉइंट ओ पे। अगर एंगल बीओसी ये वाला एंगल 125 डिग्री है तो आपसे एंगल ए पूछ रहा है। देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जब कभी भी बी और सी बाइसेक्टर हो और वो इस तरीके से पॉइंट ओ पे मिल रहे हो, तो ये जो पॉइंट ओ होता है ये इक्वल टू हो जाता है 90 प्लस ए बाई टू, 90 डिग्री प्लस ए बाई टू, और ए आपका ऊपर वाला एंगल है। दिस इज इक्वल टू 125 डिग्री। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125 माइनस 90 मतलब 35, 35 दूनी 70, तो ए हो जाएगा आपका 70 डिग्री का। यही ए की वैल्यू आपसे पूछी जा रही थी। What annual installment will discharge a debt of ₹9429 due in 3 years at 12.25% simple interest per annum? तो चलिए इंस्टॉलमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया है। काफी कम क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट के ऊपर आते हैं। जैसे अगर मैं सीपीओ 2023 की बात करूं तो अभी तक जितने भी पेपर मैंने सोल्व किए उनमें से एक में भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर पेपर नहीं, क्वेश्चन नहीं आया। ये पहला पेपर है जिसके अंदर इंस्टॉलमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। तो चलिए इंस्टॉलमेंट को पहले समझते हैं, क्योंकि काफी लोग समझते ही नहीं है कि इंस्टॉलमेंट होती क्या है। फॉर्मूले तो हर कोई रट लेता है लेकिन पता ही नहीं है कि इंस्टॉलमेंट किस तरीके से जमा होती है। तो देखिए इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, जैसे कि 3 साल पे इंस्टॉलमेंट जमा करनी है और बोला जा रहा है कि हर साल के एंड पे एक इंस्टॉलमेंट जमा होगी। मतलब ईयर 1 के बाद पहली, ईयर 2 के बाद दूसरी और ईयर 3 के बाद तीसरी। देखिए सबसे पहली चीज तो इंस्टॉलमेंट हमेशा हर साल के लिए सेम होती है। इसका मतलब यह है कि ईयर 1 के बाद मैं जितने पैसे जमा करूंगा उतने ही ईयर 2 के बाद भी करूंगा और उतने ही ईयर 3 के बाद भी करूंगा। इंस्टॉलमेंट साल के हिसाब से चेंज नहीं होती। दूसरी बात, इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है। तो इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ईयर 1 के बाद आपने 100 रुपए जमा किए, तो ये जो 100 रुपए आपने बैंक को दिए, तो अब बैंक क्या करेगा, ये 100 रुपए किसी और को ब्याज पे दे देगा। आपको टोटल कितने साल में जमा करना था, 3 साल में जमा करना था, लेकिन आपने पहले साल पे 100 रुपए जमा कर दिए। तो अब ये बैंक ये 100 रुपए को कितने साल रखेगा, 2 साल रखेगा, क्योंकि आपने ये पहले साल के एंड पे जमा किए और टोटल 3 साल का पीरियड है। इसका मतलब अभी 2 साल आपके पास बाकी है। तो बैंक इन 100 रुपीज पे 2 साल में जो इंटरेस्ट निकालेगा किसी और के द्वारा, वो इंटरेस्ट एक तरीके से आपके द्वारा दिया गया पैसा माना जाएगा। मतलब बैंक ये मानेगा कि जो इंटरेस्ट उसको किसी और के द्वारा प्राप्त हुआ है वो आपने ही उसको दिया है, जो आपका बकाया था उसमें से दिया है। तो अब देखिए हर साल 12.25% की इंटरेस्ट रेट है।
अगर 100 रुपए आपने दे दिए तो इस पे 2 साल में कितना इंटरेस्ट बनता है? 12.25 का अगर मैं 2 टाइम्स करूंगा तो कितना हो जाएगा? 24.5। और 100 का 24.5%, 24.5 ही होता है। इसका मतलब 2 साल पे इस पे 24.5 का इंटरेस्ट बनेगा, जो बैंक ये मान के चलेगा कि आपने जमा कर दिया, लेकिन आपने असलियत में केवल 100 रुपए जमा किए हैं। लेकिन बैंक क्या मानेगा कि आपने 124.5 रुपए जमा किए। अब दूसरे साल पे फिर से आप 100 रुपए जमा करेंगे। अब देखिए दूसरे साल पे आपने 100 रुपए जमा किए, टोटल कितना पीरियड है? 3 साल का। तो अब कितने साल बचे हैं? 1 साल बचे हैं। तो अब बैंक क्या करेगा, ये जो दूसरे साल पे आपने 100 रुपए जमा किए हैं, इस पे 1 साल के लिए किसी और को दे देगा। उस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो एक तरीके से ये मान के चलेगा कि ये आपने ही चुकाया है। तो 1 साल पे कितना इंटरेस्ट बनता है? 12.25%। 100 का 12.25 मतलब 12.25। दैट मीन्स बैंक ये मान के चलेगा कि आपने दूसरे साल पे 112.25 रुपए चुकाए। अब थर्ड ईयर पे चलते हैं। थर्ड ईयर पे फिर से इंस्टॉलमेंट के आपने 100 रुपए जमा किए, लेकिन अब आप देखिए आपका जो टोटल पीरियड था वो 3 साल का था और ये आपने 3 साल के आखिरी में चुकाए। तो अब इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो टोटल पीरियड है वो खत्म हो चुका है। डेट मीन्स बैंक ये मानेगा कि आपने पूरे 3 साल में कितने रुपए चुकाए? 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 100 300, 300 प्लस कितना हो गया ये? 24 प्लस 12 36, 36.75 मतलब 336.75 रुपए आपने चुकाए। बैंक ये मान के चलेगा, लेकिन असलियत में आपने कितने चुकाए? असलियत में आपने 100 प्लस 100 प्लस 100 300 रुपए ही चुकाए। लेकिन बैंक क्या मानेगा कि आपने 336.75 रुपए चुकाए। आपको टोटल कितने चुकाने थे? 9429। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि 336.75 की वैल्यू हो गई 9429। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये डिसिमल हटा के नीचे 2 जीरो लगा दिया, 25 से कट जाएगा ये। 25 का एक बार में 86, 25 दिए 75, 117, 25 का 4 बार में 100 और कितना हो गया? 175, मतलब 25 का 7 बार में 175, 25 से ये 4 बार में 1347 से अगर आप इसको काटेंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा। दैट मीन्स कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 7 चौकू 28। अगर 1 रुपए की वैल्यू 28 है तो आप जो 100 रुपए मान के चले थे उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28 इंटू 100 मतलब 2800 रुपए। दैट मीन्स ये हुआ कि हर साल के आखिरी में आप बैंक को 2800 रुपए दे रहे हैं। तो इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की हुई? 2800 रुपए की। तो ये जो है ये है पूरा गणित इंस्टॉलमेंट का सिंपल इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट पे अलग होता है, सिंपल इंटरेस्ट की बात यहां पे अपन कर रहे हैं। सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई करना है, आसान सा सवाल है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। देखिए जब कभी भी a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपको दे रखा है तो डायरेक्ट आप इसको तुरंत लिखना आना चाहिए -4ab। और अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है तो ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, ये हो जाता है 4ab। ऊपर वाले में माइनस आएगा क्योंकि माइनस वाला टर्म पहले है, नीचे वाले में माइनस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला टर्म बाद में। तो देखिए अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू 2x है, तो -4ab के हिसाब से क्या हो गया? -4 इंटू 1 इंटू 2x दैट इज -8x। वैसे तो ये आसान सवाल है, अगर आप इसको नॉर्मल a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलते तब भी आपका आंसर आ जाता। लेकिन अगर इस तरीके की चीजें आपको डायरेक्ट पता है तो ये कहीं ना कहीं आपका समय बचाएगी, और अपना जो मेन काम है वो है समय का बचाना। समय की बचत करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि टाइम अपने पास बहुत कम है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस। इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अब देखिए जब कभी भी आपसे एचसीएफ की बात की जाए तो सीधा ऑप्शन पे आइए, क्योंकि यहां पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तुरंत आप इनसे डिवाइड करके देख सकते हैं। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो इन सब नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है। तो चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। और एचसीएफ का एक और मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा ऐसा नंबर। तो जब कभी भी आप ऑप्शन में चेक करें तो हमेशा सबसे बड़े नंबर से के साथ स्टार्ट कीजिए। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 7। 7 से अगर मैं बात करूं तो क्या 7 से मैं 78 को डिवाइड कर सकता हूं? क्या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 7 का 11 बार में 77 होता है, मतलब एक रिमाइंडर बच गया और रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो 7 अपना गया। 5 पे चलते हैं। क्या 5 से काट सकते हैं? क्या बिल्कुल नहीं काट सकते भैया। 5 के लिए तो आखिरी में 0 या 5 होना चाहिए। 78 भी नहीं कटेगा, 84 भी नहीं कटेगा और 112 भी नहीं कटेगा। इसके बाद 2 पे आते हैं। क्या 2 से ये सब काट सकते हैं? क्या 2 का क्या है डिविजिबिलिटी रूल कि जो
यूनिट डिजिट है वो आपकी इवन नंबर होनी चाहिए, और चारों ही नंबर में यूनिट डिजिट इवन है, तो मैं बोल सकता हूं कि 2 से ये चारों नंबर कट जाएंगे। इसका मतलब 2 आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब क्या 1 पे जाने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर जो इन सबको डिवाइड कर दे। अगर 2 ने इनको डिवाइड कर दिया तो 1 तो कर ही देगा, लेकिन अपन बात करते हैं सबसे बड़े की, तो सबसे बड़ा कौन सा है, 2। The height and the radius of the base of a right circular cone are in the ratio of 12 and 5. If its volume is 314, then what is the slant height of the cone? तो देखिए यहां पे सबसे पहले तो हाइट और रेडियस का रेशियो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 12:5। अपन से पूछ रहा है स्लेंट हाइट। अगर मैं स्लेंट हाइट की बात करूं तो स्लेंट हाइट होता क्या है, जैसे कि एक कोन अपन बनाते हैं, ये कोन है, तो यहां पे ये तो होती है हाइट, ये होती है रेडियस, ये रेडियस, ये हाइट, और ये होती है स्लेंट हाइट। तो ये स्लेंट हाइट, रेडियस और हाइट, ये तीनों पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करती है। दैट मींस मैं बोल सकता हूं कि एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये फॉलो करती है। अगर ये तीनों पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करती है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट भी फॉलो करेगी। 12 5 के साथ कोई ट्रिपलेट आपको याद आ रही हो, वो कौन सी होती है, 12 5 और 13। 12 5 13 अगर ट्रिपलेट है तो मैं बोल सकता हूं कि स्लेंट हाइट जो है वो 13 का मल्टीपल होनी चाहिए, और एकमात्र ऑप्शन है जो 13 का मल्टीपल है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 12 5 13। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, बस कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब इसको अगर नॉर्मल तरीके से सोल्व करना है तो कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन वो आपका कहीं ना कहीं समय खराब करेगा, तो समय बचाना है तो इस तरीके से अपन डायरेक्ट चल सकते हैं। इन ए सर्किल, एक सर्किल में ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है सर्किल के अंदर, कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। ये हो गया ए बी, ये हो गया सी डी, और कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट ई पे। सी डी 18 है और डी 5 है। देखिए अगर डी 5 है और सी डी 18 है तो मैं बोल सकता हूं कि सी 13 है, क्योंकि सी इक्वल टू सी डी माइनस सी डी, मतलब 18 माइनस 5 मतलब 13, और ए 13 है। अपन से पूछ रहा है बी। अगर बी पूछ रहा है तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं। जब कभी भी इस तरीके का डायग्राम बनता है सर्किल में तो वो एक फॉर्मूला फॉलो करता है, ए इंटू ई बी इक्वल टू सीई इंटू ई डी, ये फॉर्मूला होता है। यहां पे आप डायरेक्ट वैल्यू डालिए, 13 इंटू एक्स इक्वल टू 13 इंटू 5, 13 से 13 कैंसिल आउट, एक्स कितना गया, 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। मार्क्स ऑब्टेन बाय हेमंत इन मिड वन जो है वो है ये व्हाइट कलर का, और मिड 2 है ब्लैक कलर का, तो अपन को व्हाइट कलर वाले पे फोकस करना है। आर व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द स्टूडेंट इन मिड 1। तो देखिए हेमंत के कितने नंबर आए मिड 1 में, जैसा कि मैंने बोला कि मिड 1 व्हाइट कलर का है और हेमंत ये है, तो हेमंत के मिड 1 में आए 30 मार्क्स। अब अपन से पूछ रहा है कि भैया ये 30 मार्क्स है, ये टोटल का कितना परसेंटेज है मिड 1। मिड 1 है व्हाइट कलर के, तो आपको केवल व्हाइट कलर वाले पे ही फोकस रखना है। तो व्हाइट है 33, 30, 36 प्लस 21, इनको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा भैया, 33 प्लस 30 63, 63 प्लस 36 99, 99 प्लस 21 120। दैट मीन्स कि अपन को बताना है कि 30 जो है वो 120 का कितना परसेंट है। तो 30 से 4 बार में और 4 से 25 बार, तो कितना परसेंट हो गया, 25%। ए राइट स्क्वायर पिरामिड हैविंग लेटरल सरफेस एरिया इज 624। तो सबसे पहले तो राइट स्क्वायर पिरामिड की बात की जा रही है, जो कि मैं पहले ही यहां पे आपके सामने डाल चुका हूं, क्योंकि अगर मैं बनाने जाता तो उतने अच्छे से बन नहीं पाता, आपको चीजें उतने अच्छे से दिख नहीं पाती, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे पहले ही इंटरनेट से डाउनलोड कर रखा था। तो देखिए सबसे पहले तो ये राइट स्क्वायर पिरामिड है, मतलब ऐसा पिरामिड जिसका बेस जो है स्क्वायर है, और हर साइड पे एक एक ट्राइंगल बनाया गया है, और ऊपर से ट्राइंगल को ज्वाइन कर दिया, चारों ट्राइंगल को आपस में ज्वाइन कर दिया यहाँ पे ये पॉइंट पे। इसका लेटरल सरफेस एरिया अपन को दे रखा है। देखिए कोई भी फिगर जो होता है उसका लेटरल सरफेस एरिया की अगर बात की जाती है तो इसका मतलब है कि उसका बेस नहीं इंक्लूड होता और टॉप भी इंक्लूड नहीं होता। लेकिन अगर मैं पिरामिड की बात करूं तो पिरामिड में टॉप में कुछ भी नहीं होता, दैट्स वाई यहां पे सिर्फ बेस की बात की जाती है। मतलब लेटरल सरफेस एरिया में यहां पर बेस के अलावा बाकी सारा एरिया होता है। अगर बेस को हटा दे तो बाकी क्या बचा, बाकी ये 4 ट्राइंगल बचे, 4 ट्राइंगल का एरिया मिला के दे दिया 624।
4 ट्राइंगल इक्वल टू 624। एक ट्राइंगल का कितना हो जाएगा, 4 से अगर मैं इसको काटना चाहूं तो 4 का एक बार में हाँ 4 का एक बार में 4 पंजे 20 और 4 का 6 बार में 24। मतलब एक ट्राइंगल का एरिया हो गया 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप यहां पे देखिए अपन को दे रखा है लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज 24√2। डायगोनल की लेंथ दे रखी है स्क्वायर की 24√2। अगर मैं यहां पे डायगोनल बनाना चाहूं तो वो किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये हो गया अपने स्क्वायर का डायगोनल, ये अपन को दे दिया 24√2। अगर मैं स्क्वायर की साइड को a मान लेता हूं तो मैं बोल सकता हूं कि जो डायगोनल होता है वो इक्वल टू होता है a√2 के बराबर। दैट इज इक्वल टू कितना है 24√2। मतलब स्क्वायर की साइड कितनी आ गई, यहां पे 24 आ गई। स्क्वायर की साइड कितनी है 24 है। ट्राइंगल का एरिया की अगर बात की जाती है तो उसमें दो चीजें होती है, एक होती है बेस और एक हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ट्राइंगल का एरिया होता है। बेस अपन को मिल चुका है, ये सारे ट्राइंगल का बेस कितना है 24। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस की जगह 24 डाल देते हैं, 24 इंटू हाइट इक्वल टू 156। तो 2 का 12 बार में और 12 का 13 बार में। इसका मतलब इन ट्राइंगल्स की हाइट कितनी आ गई, 13 आ गई। अब आप देखिए ट्राइंगल की हाइट और इस पूरे की हाइट क्या समान होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी। इस पूरे की हाइट को मैं हाइट बोलूंगा तो ट्राइंगल की हाइट को मैं स्लेंट हाइट बोलूंगा। इसका मतलब ये जो मुझे हाइट 13 आई है ये इस ट्राइंगल की हाइट है जो इस पूरे पिरामिड के लिए स्लेंट हाइट का काम करेगी। अपन को निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड क्या होता है, वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। अब एरिया ऑफ बेस, बेस कैसा है स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया इंटू हाइट। अब यहां पे अगर मैं हाइट को 13 डाल देता हूं तो एकदम गलत बात है, क्योंकि ये हाइट जो 13 है ये इस ट्राइंगल की हाइट है और इस पूरे पिरामिड के लिए ये स्लेंट हाइट है। अपन को इस पिरामिड की हाइट निकालनी है जो कि ये बीच वाली लाइन है। तो अगर आप इसको यहां से इस तरीके से ज्वाइन करेंगे तो देखिए ये जो है 90 डिग्री पे ज्वाइन होता है। यहां पे अपन को अगर मैं बात करूं इतनी दूरी क्या है यहां से लेके यहां तक, तो ये एक तरीके से इस स्क्वायर की साइड का हाफ पार्ट है। स्क्वायर की साइड है 24 तो ये हो जाएगी 12 और स्लेंट हाइट अपने पास है 13 के बराबर। 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि एल्टीट्यूड कितना है 5, दैट इज द हाइट ऑफ दिस पिरामिड। तो वॉल्यूम निकालने के लिए 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस कितना है साइड 24, तो 24 इंटू 24 ये हो जाएगा एरिया इंटू हाइट। हाइट कितनी 5, 3 से 8 बार में 8 पंजे 40, 40 इंटू 24 मतलब 960। तो वॉल्यूम जो होगा वो 960 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 20, 28, 34, 60 एंड 75। सबसे छोटा नंबर अपन को फाइंड आउट करना है, लेकिन देखिए यहां पे सबसे छोटा नंबर इन ऑप्शंस में से निकालना है। हो सकता है कि इससे छोटे नंबर आपको मिल जाएंगे, लेकिन इन चारों ऑप्शन में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है ये अपन को बताना है। तो फिर से दो तरीके हैं, पहला तो ऑप्शन से चल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से चलने में इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी परेशानी है। क्यों परेशानी है, क्योंकि यहां पे अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो उतने आसान नहीं है। ना तो ऑप्शन आसान है ना ही आप नंबर्स आसान है। 20, 28, 34, 60, 75 इनसे डिवाइड करना जो है वो थोड़ा मुश्किल काम है। तो यहां पे आप या तो इनका एलसीएम निकाल सकते हैं, 20, 28, 34, 60, 75 का एलसीएम आसानी से निकल जाएगा। 20 का अगर मैं लिखूं तो 5 इंटू 4 लिख सकता हूं, 28 को मैं लिख सकता हूं 7 इंटू 4, 34 को मैं लिख सकता हूं 17 इंटू 2, 60 को मैं लिख सकता हूं 12 इंटू 5 मतलब 4 इंटू 3 इंटू 5, और 75 को मैं लिख सकता हूं 25 इंटू 3। तो अगर आप यहां पे देखेंगे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में सबसे पहले तो जो सबसे 5 है 5 दो बार है, दैट मीन्स 25, 3 एक ही बार है और 4 एक बार है इंटू 7 इंटू 17। तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम। 25 3 75, 75 का 4 बार में 300, तो ये हो गया अपने पास 300 इंटू 7 मतलब 2100 इंटू 17। कितना हो गया ये 17 का एक बार में 17 दूनी 34 और हाँ 34 और एक 35, 35,700। ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो नंबर है सारे से कट जाएगा।
ए बॉय गोज फ्रॉम होम टू स्कूल एट ए स्पीड ऑफ 30 एंड रिटर्न्स बैक एट ए स्पीड ऑफ 70। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड फॉर द जर्नी। एवरेज स्पीड अपन को फाइंड आउट करनी है। देखिए, घर से स्कूल की दूरी जितनी होगी उतनी ही स्कूल से घर की भी दूरी भी होगी। ऐसा नहीं है कि आते वक्त उसने कोई शॉर्टकट ले लिया होगा, बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है, शॉर्टकट वगैरह के बारे में नहीं बोला गया, दैट मीन्स अपन को ये मान के चलना है कि घर से स्कूल की दूरी जितनी है उतनी ही स्कूल से घर की भी है। तो अगर घर से स्कूल जाते वक्त उसकी 30 की स्पीड थी और स्कूल से घर आते वक्त 70 की स्पीड थी, तो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस की बात करें तो यहां पे अपन को कुछ भी मान सकते हैं अपन। तो इस डिस्टेंस अपन ऐसा मानते हैं जो इन दोनों नंबर से कैंसिल आउट हो जाए, मतलब इनका एलसीएम। 30 और 70 का एलसीएम क्या होता है? 210। इसका मतलब 210 गया होगा और 210 ही आया होगा, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 420। टोटल टाइम, तो 30 किलोमीटर के हिसाब से 210 कितने देर में करा होगा उसने? 210 बटा 30। और 70 के हिसाब से कितना किया होगा? 210 बटा 70। तो अब देखिए ये चीजें आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगी आपके पास। 30 का 7 बार में और 70 का 3 बार में, तो 420 बटा 10 मतलब कितना हो गया? 42। इसका मतलब एवरेज स्पीड जो उसकी रही होगी वो 42 किलोमीटर पर आवर की रही होगी। एन आइटम विथ ए मार्क प्राइस ऑफ ₹Z was sold for ₹6622 after a discount of 12% was offered. What was the value of Z? तो देखिए, एक आइटम जो है वो 6,622 रुपए में बेचा गया है 12% डिस्काउंट के बाद, और मार्क प्राइस है जेड के बराबर। तो जेड की वैल्यू अपन को बतानी है। अपन जानते हैं कि जब कभी भी डिस्काउंट की बात की जाती है तो वो हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। अगर मार्क प्राइस पे मैंने 12% का डिस्काउंट दिया है, तो मार्क प्राइस को अगर मैं 100% मान लूं, तो 12% डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू कितनी निकल के आती है? वैल्यू निकल के आती है 88%। दैट मीन्स कि 88% की वैल्यू अपन को 6,622 दे दी। मेरे से 100% की वैल्यू पूछी जा रही है। सबसे पहले 22 से काट सकते हैं, 22 से 4 बार में, 22 से 3 0 1, 301 बार में। अब कटेगा तो नहीं, कोई बात नहीं, तो मैं बोल सकता हूं कि भैया 4 का ये 25 बार में होता है, तो 301 का 25 बार में कितना हो जाएगा? 25 का एक बार में 25, 2 कैरी 25 दिए 75, मतलब 7525। तो 100% दैट इज जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7525। निकुंज गोज 4 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट ऑफ ए स्ट्रीम इन 1 आवर एंड 2 किलोमीटर अलोंग द करंट इन 15 मिनट्स। जब कभी भी करंट अगेंस्ट द करंट की बात की जाती है, दैट मीन्स क्या हो गया कि अपोजिट डायरेक्शन में अपन चल रहे हैं, मतलब अप स्ट्रीम की बात की जा रही है। अप स्ट्रीम में हमेशा स्पीड जो मानते हैं नाउ की, वो S1 माइनस S2 मानते हैं। और जब कभी भी अलोंग द करंट मतलब डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम में जब स्पीड मानते हैं तो वो S1 प्लस S2 मानते हैं। तो देखिए यहां पे डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड होता है। डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, टाइम है 1 घंटा, तो स्पीड क्या हो जाएगा? S1 माइनस S2 दैट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से यहां पे 2 किलोमीटर चला कितनी देर में? 15 मिनट में। अब यहां पे सब अपन किलोमीटर पर आवर में बात कर रहे हैं, तो उस मिनट को भी अपन आवर में चेंज कर लेते हैं। 15 मिनट को अगर मैं आवर में चेंज करूंगा तो क्या करना पड़ेगा? 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 15 बटा 60। तो 15 का 4 बार में और 4 दूनी 8। तो यहां से S1 प्लस S2 कितना आ गया अपने पास? 8 के बराबर, 8 किलोमीटर पर आवर। अपन से पूछ रहा है कि भैया 7 किलोमीटर रुके हुए पानी में कितनी देर में चला जाएगा। जब पानी रुका रहता है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ बोट की स्पीड मायने रखती है, और बोट की स्पीड अपन क्या मान के चलते हैं? S1 मान के चलते हैं। दैट मीन्स यहां से मुझे S1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करके 2 से डिवाइड करूंगा तो S1 मिल जाएगा। 8 प्लस 4 12, 12 बटा 2 मतलब 6। तो S1 की स्पीड हो गई 6 किलोमीटर पर आवर। 7 किलोमीटर चलना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, तो 7 बटा 6 इतना आवर। लेकिन अपन को जो ऑप्शंस दे रखे हैं तो उसको आवर और मिनट में चेंज कर लेते हैं। दैट मीन्स ये कितना हो गया? ये हो गया 1 आवर और 1/6 आवर। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि 1 आवर तो पूरा, और 1/6 का मतलब हो गया 10 मिनट। तो 1 आवर एंड 10 मिनट्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनकम फ्रॉम द मैक्सिमम अर्निंग सेक्टर। देखिए मैक्सिमम अर्निंग सेक्टर कौन सा है? जिसका अमाउंट सबसे ज्यादा है, मतलब कौन? 115। एंड द मिनिमम अर्निंग सेक्टर, मिनिमम अर्निंग मतलब जिसका सबसे कम है, तो सबसे कम किसका है? 60, दैट इज कम्युनिकेशन।
इनके बीच डिफरेंस पूछ रहा है, तो 115 माइनस 60 कितना हो गया भैया? 40 प्लस 15 55, तो 55, बस यही अपना आंसर। द नंबर ऑफ ब्रांड 1 लैपटॉप सोल्ड बाय ए सेलर, ए सेलर ये है, और ब्रांड 1 और ब्रांड 2 का रेशियो आपको यहां पे दे रखा है। इज हाउ मेनी मोर देन द नंबर ऑफ ब्रांड 2 लैपटॉप्स सोल्ड बाय बी सेलर। तो देखिए सबसे पहले तो ए सेलर ने ब्रांड 1 के लैपटॉप कितने बेचे, तो टोटल 4000 लैपटॉप बेचे, और ब्रांड 1 और ब्रांड 2 का रेशियो है 3:1 का। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि हर 4 में से 3 लैपटॉप ब्रांड 1 का बेचा है, तो 3/4 लैपटॉप बेचे कितने के? टोटल 4000 के। तो 4 से 1000 बार में, मतलब दैट मीन्स हो गया कि ए सेलर ने टोटल 3000 लैपटॉप ब्रांड 1 के बेचे। इसी तरीके से बी सेलर ने ब्रांड 2 के कितने लैपटॉप बेचे? बी सेलर ने हर 3 में से एक लैपटॉप जो है वो ब्रांड 2 का बेचा है, और टोटल लैपटॉप कितने बेचे? 6000। दैट मीन्स 1/3 इंटू 6000, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? 2000। तो 2000 लैपटॉप जो है बी सेलर ने ब्रांड 2 के बेचे हैं। इन्हीं का डिफरेंस अपन से पूछ रहे हैं, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1000। ऑप्शन नंबर बी। इफ द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन स्पोर्ट ड्यूरिंग द ईयर वाज 75 लाख, टोटल अमाउंट मतलब इस पूरे पाई चार्ट की वैल्यू अपन को दे दी 75 लाख के बराबर। देन हाउ मच वाज स्पेंट ऑन क्रिकेट एंड हॉकी, तो हॉकी के ऊपर कितना है? 13%, और क्रिकेट के पास कितना है? 20। टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस 13, 33%। दैट मीन्स कि 33% की वैल्यू अपन से पूछ रहा है, कितने की? 75 लाख की। सोल्व कर लेते हैं, 2 जीरो गया, 3 जीरो तो रह ही जाएंगे। 75 का 3 बार में 225, 22 कैरी चला गया, 225 प्लस 22 मतलब कितना हो गया आपके पास? 247। तो 247500, 247500, ऑप्शन नंबर सी। In an election between two candidates, 20% of the voters on the voters list did not cast their votes. तो देखिए जब कभी भी इलेक्शन की बात की जाती है तो अपन मान के चलते हैं कि टोटल 100% वोटर है, टोटल वोटर्स की संख्या 100% मान ली जाती है। बोला जा रहा है कि उसमें से 20% वोटर्स ने अपना वोट नहीं डाला। अगर 20% ने नहीं डाला तो कितनों ने डाला? 80% ने डाला। 100 माइनस 20 मतलब 80%, ठीक है। एंड 80 वोटर्स कास्ट दियर बैलेट पेपर्स ब्लैंक, मतलब पुराने जमाने की बात की जा रही है, अब को आप नोटा बोल सकते हो एक तरीके से। जब पहले पेपर में वोट डाला जाता था तो 80 लोगों ने पेपर तो डाल दिया, लेकिन उसमें अपना नाम मतलब अंकित नहीं किया कि वो किसको दे रहे हैं। 2 कैंडिडेट है, जैसे मान लेते हैं कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी, तो उन्होंने नहीं बताया कि वो कैंडिडेट ए को दे रहे हैं या कैंडिडेट बी को दे रहे हैं, बस उनने पेपर फोल्ड किया और उस बैलेट पेपर में, वो सॉरी बैलेट बॉक्स में डाल दिया। तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी? 80, केवल 80%, नहीं 80, 80 है ना, ठीक है। चलिए तो मैं कह सकता हूं कि टोटल वोट्स कितने पड़े? 80% माइनस 80, इतने वोट टोटल पड़े। सही मायने में जो निर्णय होगा वो 80% माइनस 80 से होगा, क्योंकि 20% लोगों ने तो अपने वोट डाले ही नहीं थे, जिनको तो अपन ने हटा दिया। कितने रह गए थे? 80%। इस 80% में भी 80 लोग ऐसे थे जिनने अपना वोट तो डाला, लेकिन ना तो ए के फेवर में डाला ना ही बी के फेवर में डाला। दैट मीन्स कि टोटल वोट जो गिनने लायक पड़े वो 80% माइनस 80 पड़े, मतलब दोनों कैंडिडेट के बीच में जो टोटल पड़े वो पड़े 80% माइनस 80। इसमें से विनिंग कैंडिडेट को द विनर सिक्योर्ड 45% ऑफ ऑल दी वोटर्स इन दी लिस्ट। तो विनिंग कैंडिडेट जो है उसको टोटल के 45% मिले, ऑल दी वोटर्स। अब देखिए समझने वाली बात है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऑल दी वोटर्स की बात की जा रही है, ऑल दी वोटर, टोटल वोटर अपन ने कितने माने? 100% माने। दैट मीन्स कि 100% का 45% कितना हो जाएगा? 45% ही रह जाएगा। मैं बोल सकता हूं कि 45% टोटल का विनिंग कैंडिडेट को मिला है और वो 280 वोट से जीता है। तो अगर विनिंग कैंडिडेट को टोटल का 45 मिला तो हारने वाले कैंडिडेट को कितना मिला? क्या आप 55% बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि देखिए ये जो 45% है ये टोटल का 45% है,
तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि दूसरे कैंडिडेट को टोटल का 55% मिला, बिल्कुल नहीं। अगर इस पूरे में से मैं 45% को घटा दूं तो कितना बचेगा? तो 80 माइनस 45 मतलब कितना हो गया भैया? 35। तो 35% माइनस 80, दैट मीन्स कि हारने वाले कैंडिडेट को 35% माइनस 80 इतने वोट्स मिले। जीतने वाले परसेंट को 45% मिले थे, हारने वाले को 35% माइनस 80 मिले। तो इनका सब्ट्रैक्ट अपन कर लेते हैं, ये इक्वल टू अपन को दे रखा है 280 के बराबर। तो 45 माइनस 35 मतलब 10 प्लस 80, 10% प्लस 80 की वैल्यू दे दी 280। 80 घटा दो, हो गया 280 माइनस 80 200, तो 10% की वैल्यू 200 हो गई। अगर 10% की वैल्यू 200 है तो अपन से पूछ रहा है नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द लिस्ट। लिस्ट में मैंने कितने वोटर्स माने थे? 100% माने थे। अगर 10% 200 है तो 100% कितना हो जाएगा? इसका 10 टाइम्स, दैट इज 2000। तो टोटल वोटर्स कितने हो जाएंगे? 2000 के बराबर। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है, क्योंकि यहां पे विनिंग कैंडिडेट को 45% ऑफ ऑल दी वोटर्स बोला गया है। ऑल दी वोटर्स बोलना और ये जो 80% माइनस 80 आया है इसका 45% बोलना, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। देखिए, कभी भी जीतने वाले कैंडिडेट को हारने वाले से कम वोट नहीं मिल सकते। अगर मैं टोटल 100% मान के चलूं और जीतने वाले को 45 मिले तो हारने वाले को कितने मिले? 55। तो क्या कभी भी हारने वाले को जीतने वाले से ज्यादा मिल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं मिल सकते। तो ये जो 45 है ये टोटल का है, ना कि 80% माइनस 80 का। असलियत में 80% माइनस 80 वोट ही पड़े, लेकिन टोटल का 45 नंबर में जितना होता है उतने वोट कैंडिडेट ए को मिले। नंबर में जितना होता है उतने मिले। तो देखिए, समझने की बात है। cos a इक्वल टू हाफ और a 0 से 90, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अगर cos a इक्वल टू हाफ है तो अपन जानते हैं कि a इक्वल टू कितना हो जाता है? 60 डिग्री। तो साइन 180 माइनस 60 मतलब 120 डिग्री। और इसको अपन लिख सकते हैं इक्वल टू साइन 60 के बराबर भी, क्योंकि अपन जानते हैं कि भैया साइन 180 माइनस ए इक्वल टू साइन ए ही होता है। तो ये साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 इक्वल टू √3/2। एक आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, कुछ भी नहीं करना, आसानी से आप कर सकते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस। इसका एलसीएम अपन को फाइंड आउट करना है। एलसीएम का मतलब क्या होता है? कि ऐसा नंबर जो इन दोनों से पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाए। चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। सबसे पहले, क्या 146 हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता भैया, क्योंकि एलसीएम कभी भी नंबर से छोटा नहीं हो सकता। दो चीज होती है, देखिए, एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू नंबर्स जैसे ए और बी मान लो, और एचसीएफ इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू नंबर्स। एचसीएफ नंबर या नंबर से छोटा होगा और एलसीएम नंबर या नंबर से बड़ा होगा। एलसीएम कभी भी छोटा नहीं हो सकता। तीन ऑप्शंस जो है वो छोटे दे रखे हैं, एकमात्र ऑप्शन बचता है 657। कुछ करना ही नहीं है। देख के भी अगर आपको इतना सा भी पता है कि एलसीएम जो होता है वो हमेशा नंबर से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है, तो आप तुरंत इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 2 सेकंड का क्वेश्चन है, आंख खोल के करेंगे तो 2 सेकंड में हो जाएगा। साफ साफ दिख रहा है कि 657 है, तो इसका मतलब या तो एलसीएम 657 होगा या उससे बड़ा होगा। तीन ऑप्शन उससे छोटे हैं, तो तीनों को अपन तुरंत हटा सकते हैं। इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो ऊपर को अपन सोल्व करेंगे और नीचे को सोल्व करेंगे, उसके बाद ही टोटल डिवाइड करेंगे। चलिए 1/2 मतलब कितना हो गया? 3/2 डिवाइडेड 4 3 जो 12 और 1 13/4 प्लस हाफ डिवाइडेड 13/14 प्लस 1/5 डिवाइड बाय, नीचे में 1/5 मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 और 1 7/2 माइनस 1/3 4 और 3 7/4 3 दूनी 6 और 1 7/2। तो अब देखिए, जब कभी भी बोर्ड मास की बात की जाती है तो उसमें पहले डिवाइड किया जाता है, बाद में मल्टीप्लाई किया जाता है। दैट मीन्स कि पहले डिवाइड करना होगा, और डिवाइड करने के लिए सिंपल सी चीज क्या होती है कि अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में बदलना है तो पीछे वाले नंबर को घुमा दिया जाता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 3/2। इस डिवाइड की जगह अगर मल्टीप्लाई लगाऊंगा तो 13/4 का उल्टा हो जाएगा, दैट मीन 4/13। बाकी चीजें वैसी की वैसी रहेगी पीछे की, उनमें कोई चेंज आउट नहीं होगा, बस वो वाला नंबर ही घूमेगा। प्लस हाफ इंटू फिर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, तो ये 14/13 प्लस 1/5 डिवाइड बाय।
1/5 मल्टीप्लाई 7/2 माइनस 1/3, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई तो 4/7, और ये मल्टीप्लाई सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो 2 का 2 बार में, 2 का 7 बार में, और 7 से 7 बार में, 2 से 2 बार। बस यही कटेगा और तो कुछ नहीं कटेगा। ऊपर हो गया 3 दूनी 6/13 प्लस 7/13, 6 और 7 13, 13/13 1, 1 प्लस 1/5 डिवाइड बाय, ये हो गया 7/10 माइनस 2/3, तो 7/10 माइनस 2/3 एलसीएम हो जाएगा 30, 30 का 3 बार में मतलब 7 21, सॉरी 10 का 3 बार में मतलब 7 21, और 3 का 10 बार में तो 20। तो कितना हो गया ये, ऊपर तो आ गया 6/5 डिवाइड बाय 1/30, 5 से 6 बार में और 6 का 6 बार में, दैट इज 36, 6 6 जा 36। The total surface area of solid hemisphere is 4158. Find its volume. टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 3 इंटू पाई आर स्क्वायर, फिर 3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू है 4158। चलिए कैंसिल आउट कर लेते हैं। सबसे पहले 3 से काट देता हूं, 3 से एक बार में कितना हो गया 11, 3 3 9, 25, 3 का 8 बार में 24, 6 बार में 18। चलिए 22 से कट जाएगा क्या, 11 से काट लेते हैं पहले, 11 का 2 बार में, 11 का 1 बार में 28, 11 दूनी 22, 11 का 6 बार में 66, 2 से भी कटी जाएगा 63। तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 63 इंटू 7, 63 मतलब 9 इंटू 7, तो ये आर यहां से कितना आ गया 3 इंटू 7, दैट इज 21। रेडियस पता चल गया, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो चलिए रेडियस कितनी 21, तो 7 का 3 बार में, 3 का 3 बार में, तो हो गया 22 इंटू 2 44 इंटू 441। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो 16,000 से तो ज्यादा ही हो रहा है, क्योंकि 400 इंटू 40 करता हूं तो 16,000 है, 16,000 से ऊपर ही है, दैट मीन्स एकमात्र ऑप्शन है 19,404। If interest be compounded half yearly, then find the compound interest on rupees 8,000 at 20% per annum for 1 year. अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली मिल रहा है तो अपन को कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 8,000 पे 20% पर एनम के हिसाब से 1 साल के लिए। तो देखिए हाफ ईयरली, सबसे पहले तो हाफ ईयरली की बात की जा रही है। 1 साल में 2 बार हाफ ईयरली आते हैं, दैट मीन्स कि 2 बार कंपाउंड होगा। और ये जो ब्याज की दर अपन को दे रखी है ये साल के हिसाब से दे रखी है पर एनम, लेकिन अपन जो ब्याज निकाल रहे हैं वो हाफ ईयरली निकाल रहे हैं, दैट मीन्स कि 20/10%। तो अपने लिए जो ब्याज की दर होगी वो 10% हो जाएगी 6 महीने पे, और 1 साल में 2 बार आते हैं 6 महीने, दैट मीन्स 2 बार कंपाउंडेड, 2 टाइम्स कंपाउंडेड। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में टोटल इंटरेस्ट 2 साल पे कितना होगा, इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं क्या होता है, x1 सॉरी डायरेक्ट लगा लो 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100। तो ये कितना हो जाएगा यहां से 20 प्लस 1 दैट इज 21%। इसका मतलब 2 साल 1 साल में हाफ ईयरली कंपाउंड करने पे टोटल 21% का ब्याज मिलेगा, और कितने पे 8,000 पे, तो 21% 8,000 पे मिल रहा है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई ब्याज की, 8 का 1 बार में 8 दूनी 16, मतलब टोटल 1680 रुपए का ब्याज बनता है। साइन ए इक्वल टू 2/3, अगर साइन ए इक्वल टू 2/3 तो अपन जानते हैं साइन जो होता है वो इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 2 की वैल्यू परपेंडिकुलर हो गया 2 और हाइपोटेनियस हो गया 3। बेस निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम में, क्या होता है b इक्वल टू स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 4 दैट इज 5, तो रूट 5। 7 माइनस 10 है, 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 2 है और बेस रूट 5 है, तो 2 अपॉन रूट 5 इंटू 3 प्लस कोस है, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस रूट 5 है और हाइपोटेनियस 3 है। इसको आप सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा एलसीएम ले लीजिए, यहां ऊपर तो हो गया 7 रूट 5 माइनस 2 इंटू 3 3 9 प्लस रूट 5 डिवाइड बाय नीचे में हो जाएगा 3 रूट 5। चलिए ऊपर खोल लीजिए, 7
इंटू 9 मतलब 63 √5, और ये 7 पंजे 35 माइनस 18 माइनस 2 √5 बटा 3 √5। तो कितना हो जाएगा अपने पास, 63 माइनस 2 मतलब 61 √5, और 35 में से 18 गए तो बच गए 17 बटा 3 √5। इसको अगर आप खोलेंगे तो √5 से √5 गया 61 बटा 3 और 17 बटा 3 √5, ऑप्शन नंबर सी। The average weight of 8 students is 48 kg. If 4 students of average weight 44 kg and 4 students of average weight 58 kg is also added, then find the average weight of 16 student. तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके मैं दोनों बताता हूं। एक तो होता है नॉर्मल तरीका। नॉर्मल तरीका क्या है कि टोटल निकाल लो, 8 स्टूडेंट्स का टोटल वेट कितना हो जाएगा, 8 इंटू 48। इसी तरीके से 4 का क्या हो जाएगा, 4 इंटू 44। फिर अगले 4 का क्या हो जाएगा, 4 इंटू 58। ये हो गया 16 स्टूडेंट्स का टोटल वेट। एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, 16 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो यह तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका क्या, दूसरा तरीका यह कि देखिए अपन जानते हैं जो एवरेज होता है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दैट मीन्स अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि 4 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट 44 है और अगले 4 का 58 है, तो 4 + 4 8 बच्चों का एवरेज वेट कितना होएगा, 44 और 58 के बीच का नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बराबर है, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, इनका बीच का नंबर 44 और 58 का बीच का नंबर क्या होता है, 58 माइनस 44 कर लो, कितना होगा, 8 और 8 16, सॉरी 8 और 6 14, 14 बटा 2 मतलब 7, तो 58 में से 7 घटा दिया, कितना बचा 51, तो इनका एवरेज वेट हो गया 51। अब ये बन गए 4 + 4 8, 8 स्टूडेंट्स का 51, और शुरुआत के 8 स्टूडेंट का कितना था 48, अगले 8 स्टूडेंट्स का कितना आ गया 51, फिर से नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर सेम है तो मैं बोल सकता हूं कि एवरेज क्या हो जाएगा, इन दोनों नंबर के बीच का नंबर 48 और 51 का बीच का नंबर, दैट इज कितना हो गया 51 माइनस 48 मतलब 3, तो 3 का आधा कितना 1.5, तो 51 माइनस 1.5 मतलब 49.5, तो 49.5 kg। तो देखिए दूसरे वाला तरीका कैलकुलेशन कम है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पहला वाला तरीका कोई दिमाग नहीं लगाना, सीधा फॉर्मूला है, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है। आप जिससे जाना चाहे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो दूसरे वाले तरीके से जाने की सोचिए, क्योंकि यह आपका समय बचाएगा। At 7:30 p.m., the owner of a cycle noticed that a thief is taking away his cycle from his home and is cycling in a particular direction at an estimated speed of 10 km/h. He informed the police about the theft and the policeman started from the same point half an hour later. ठीक है चलिए। तो देखिए पूरे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक चोर ने चोरी करी, चोरी करके वो भाग गया, 7:30 बजे उसने चोरी करी, ओनर ने देखा, उसने पुलिस को फोन किया, पुलिस आधे घंटे बाद आई और जहां से चोरी हुई थी वहां से पुलिस चोर के पीछे भागना स्टार्ट कर दी। तो पुलिस कितनी देर में चोर को पकड़ लेगी, ये अपन से पूछा जा रहा है। चलिए ठीक है, देखिए पुलिस और चोर, पुलिस की जो स्पीड है वो है 12 की स्पीड और चोर की स्पीड है 10 की स्पीड। जैसा कि बोला गया कि पुलिस आधे घंटे बाद आई, दैट मीन्स कि चोर आधे घंटे में कुछ दौड़ गया होगा। कितना दौड़ा, अगर 10 km/h उसकी स्पीड है तो आधे घंटे में कितना दौड़ेगा 5 किलोमीटर। इसका मतलब जो इनिशियल गैप है पुलिस और थीफ के बीच में वो है 5 किलोमीटर का, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 5 किलोमीटर। अब आप यहां पे देखिए 5 किलोमीटर गैप हो चुका है, तो अब कितनी बज गए होंगे घड़ी में, पुलिस आई थी 8 बजे आधे घंटे बाद, और चोर 5 किलोमीटर भाग लिया, तो अब चोर इस पॉइंट पे 8 बजे हो रहा है, दोनों का टाइम बराबर हो गया 8 और 8। मैं बोल सकता हूं कि भैया आगे जाके ये दोनों यहां पे कहीं मिल जाएंगे, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर सेम टाइम पे भाग रहे हैं, अब आपको लग रहा होगा कि भैया थिफ तो 7:30 पे भागना स्टार्ट कर दिया था, तो सेम टाइम कैसे हुआ, तो सेम टाइम मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो 5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था उसको मैं पहले ही ले चुका हूं, इसी वजह से मैंने थिफ को 5 किलोमीटर आगे कर दिया ताकि टाइम में सेम ले चुका हूं। अब देखिए दोनों का सेम टाइम हो चुका है,
थिफ इस पॉइंट से 8 बजे भागेगा और पुलिस वाला इस पॉइंट से 8 बजे भागेगा। ठीक है, तो सेम टाइम पे भाग रहे हैं और मिलेंगे भी सेम टाइम पे, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं होगा कि थिफ आगे जाके बैठ जाएगा और पुलिस का इंतजार करेगा। पुलिस वाले को चोर को भागते भागते ही पकड़ना पड़ेगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि थिफ इस वाले पॉइंट से और पुलिस इस वाले पॉइंट से जितनी देर में इस पॉइंट पर पहुंचेंगे वो दोनों का बराबर होगा। मतलब पुलिस इस पॉइंट से और चोर इस पॉइंट से बराबर टाइम पे इस वाले पॉइंट पे पहुंचेंगे, इस स्टार वाले पॉइंट पे। दैट मीन्स ये हुआ कि दोनों टाइम बराबर लेंगे। तो जब कभी भी टाइम बराबर होता है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर हो जाता है। इनका स्पीड है 12 और 10 का, इसका अगर आप रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 6 बार में, 2 से 5 बार में, 6:5 का रेशियो हो जाएगा। अब आप देखेंगे 6 और 5 के बीच में 1 का गैप है। ये 1 का गैप क्यों है, क्योंकि पुलिस और थिप में पहले ही 5 किलोमीटर का गैप था, तो 1 की वैल्यू आ गई 5। अगर मैं बात करूं कि पुलिस कितनी देर में पकड़ लेगा, तो पुलिस जो है टोटल 6 यूनिट भागेगा। 6 यूनिट का मतलब हो गया 6 पंजे 30 किलोमीटर, और पुलिस वाले की स्पीड कितनी है, 12 की। तो 30 किलोमीटर भागा कितने की स्पीड से, 12 की स्पीड से, तो कितनी देर लगेगी, 2.5 घंटे। दैट मीन्स ये हुआ कि पुलिस वाला 2.5 घंटे में चोर को पकड़ लेगा। पुलिस वाले ने स्टार्ट कब किया था, 8 बजे, तो 8 + 2.5 मतलब कितना हो गया, 10:30। तो पुलिस वाला 10:30 बजे चोर को पकड़ लेगा। नॉट बैड, बहुत अच्छी बात है भैया, केवल 2.5 घंटे में पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। If the radius of two circles be 6 and 9 and the length of transverse common tangent be 20, then find the distance between two center। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अपन जानते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट 20 दे रखी है, तो 20 का स्क्वायर इक्वल टू सेंटर्स के बीच की दूरी को मैं x मान लेता हूं, x स्क्वायर माइनस उनकी रेडियस के सम का स्क्वायर, मतलब 6 + 9 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 400 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर 225। तो x कितना आ गया यहां से, 400 + 225 मतलब 625, तो x कितना आ गया, 25। दैट मीन्स रेडियस सॉरी सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ए सिलेंडर हैज सम वाटर इन इट। सिलेंडर के अंदर कुछ पानी है, एट ए हाइट ऑफ 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर तक। चलिए सिलेंडर बना लेते हैं। तो ठीक है, चलिए ये कुछ पानी है सिलेंडर में, और इसकी हाइट अपन को दे दी 16 सेंटीमीटर। If a sphere of radius 9 centimeter is put into it, then find the rise in the height of the water if the radius of the cylinder is 12 centimeter। अगर रेडियस 9 सेंटीमीटर का एक स्फेयर इसके अंदर डाला जा रहा है, तो हाइट कितना, पानी की हाइट कितनी बढ़ जाएगी, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो देखिए, जब मैंने इसमें कुछ स्फेयर इस तरीके से डाला, तो मैं बोल सकता हूं कि इस स्फेयर ने कौन सी जगह ली, इस पानी की जगह ली। इसका मतलब इस पानी को कुछ लेवल ऊपर बढ़ना पड़ेगा। अब कितना लेवल ऊपर बढ़ना पड़ेगा, जितना इस स्फेयर का वॉल्यूम होगा उतने वॉल्यूम का वाटर ऊपर बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर कोई चीज वहां पे जगह ले रही है, तो इसका मतलब है कि जहां वहां पे जो चीज पहले से थी उसको अपनी जगह छोड़नी पड़ी होगी, तब जाके नई चीज ने जगह ली होगी। और अगर इस स्फेयर ने पानी की जगह ली है, तो पानी को क्या करना होगा, ऊपर बढ़ना पड़ेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि जितने वॉल्यूम की ये बॉल है उतना वॉल्यूम ऊपर बढ़ा होगा। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल क्या होता है, मतलब स्फेयर क्या होता है, 4/3 πr3। पाई रेडियस कितनी है, स्फेयर की रेडियस है 9, तो 9 × 9 × 9 इक्वल टू, अब मैं बोल सकता हूं कि जितनी इस स्फेयर की वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम का वाटर ऊपर बढ़ा है। तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा वाटर का, तो πr² होता है सिलेंडर, क्योंकि जो पानी है वो सिलेंडर के अंदर है। दैट मीन्स पाई × रेडियस। अब रेडियस तो इस सिलेंडर की जितनी है उतनी रहेगी, रेडियस क्या है सिलेंडर की, 12, तो 12 × 12। लेकिन हाइट अपन को नहीं पता, क्योंकि उतने ही हाइट का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 से 3 बार में, 4 × 12, 3 से 3 बार में, 3 का 4 बार। तो हाइट कितनी हो गई, 9 × 27/4, मतलब कितना हो गया भैया, 4 का 6 बार में 24,
6.75। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि सिलेंडर में 6.75 हाइट का पानी बढ़ जाएगा। ए कैन डू 1/5 ऑफ ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए जो है 1/5 काम 20 दिन में करता है। अगर 1/5 काम 20 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करता है? 1/5 अगर 20 दिन में कर रहा है तो मैं बोल सकता हूं पूरा काम कितने दिन में करेगा? 5 × 20 मतलब 100 दिन में। मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि भैया कोई काम के 5 हिस्से, एक हिस्सा 20 दिन में करता है तो 5 हिस्से पूरे कितने दिन में करेगा? 5 × 20 100 दिन में। इसी तरीके से अगर बी किसी काम का 30% हिस्सा 36 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 30% का मतलब क्या होता है? 3/10। अगर 3/10 36 दिन में कर रहा है तो देखिए 3 से कितना बार में गया? 12 बार में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 12 × 10 मतलब 120 दिन में। इसी तरीके से सी अगर 80% काम 160 दिन में करता है। 80% का मतलब क्या होता है? 80% का मतलब 4/5। अगर 4/5 काम 160 दिन में कर रहा है तो 4 का ये कितनी बार में? 40 बार में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 40 × 5 मतलब 200 दिन में। 200 दिन में ये पूरा काम कर देगा। तो सबसे पहले तो अपन इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 100, 120 और 200। इसका एलसीएम अगर आप लेंगे तो कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा एलसीएम, 600। तो 100 से 6 बार में, 120 से 5 बार में और 200 से 3 बार में। चलिए ठीक है, ये हो गया इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। अब आगे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं? बी एंड सी टूगेदर स्टार्टेड एंड वर्क फॉर एक्स डेज। बी और सी ने मिलकर काम स्टार्ट किया और साथ में एक्स दिन तक काम किया। तो बी और सी कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं? 5 और 3 मिलके जब काम करेंगे तो 5 + 3 8 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। तो 8x इतना काम हुआ x दिन में। उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए ने सी को ज्वाइन कर लिया और बाकी बचा हुआ काम उनने x - 41 डेज में कंप्लीट करा। ए है 6 की एफिशिएंसी और सी है 3 की, तो 6 + 3 9। तो 9 की एफिशिएंसी से x - 41 दिन तक काम हुआ। तो ये हो गया टोटल काम, और टोटल काम अपन ने कितना माना है? 600 के बराबर माना है। आगे बोल रहा है इफ द रेशियो बिटवीन द वर्क डन बाय बी प्लस सी टुगेदर टू द वर्क डन बाय ए प्लस सी टुगेदर इज 19:6। तो देखिए अभी इसकी अपन को कोई जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा दे रखा है, इसको आप हटा भी सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू अपनी इस इक्वेशन से ही आ जाएगी, तो उसकी जरूरत नहीं है। यहां से निकाल लेते हैं अपन, 8 और 9 17, 17x माइनस 9 का एक बार में, 9 4 जा 36 इक्वल टू 600। तो x कितना आ गया यहां से? 969/17 है ना। चलिए ठीक है, 17 से कटता है क्या, देख लेते हैं एक बार। 17 का 5 बार में 85 और 119, हाँ कटेगा 17 से। 17 से का 5 बार में 85 और 119 मतलब 17 का 7 बार में। तो x की वैल्यू आ गई 57। अब अपन से बोल रहा है कि देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय सी अलोन इन 2x डेज। तो टोटल वर्क का कितना फ्रैक्शन सी 2x दिन में अकेले कर देगा। x की वैल्यू आई है 57, 2x मतलब 57 × 2 मतलब कितना हो गया भैया? 114 दिन। तो 114 दिन में सी कितना काम करेगा? सी की एफिशिएंसी 3 यूनिट, मतलब हर दिन वो 3 यूनिट काम करता है। तो 114 दिन में कितना काम करेगा? 3 × 114 इतना काम करेगा वो। अपन को फ्रैक्शन में बताना है, तो 600 का कितना फ्रैक्शन है ये अपन से पूछा जा रहा है। तो चलिए 3 से ये कितनी बार में हो गया? 200 बार में, 2 से ये 100 बार में और ये 57 बार। दैट मीन्स 57/100 इतना फ्रैक्शन काम कर लेगा। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस? इनका एचसीएफ अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसके दो तरीके हैं। यहां पे ये जो इक्वेशंस है x⁻6 + 1 और x⁻4 - 1, ये सिंपल इक्वेशन है, इनको तोड़ना अपन को आता है, इनको ब्रेक अपन आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि x⁻4 - 1 है, उसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको सबसे पहले तो अपन लिख सकते हैं x² - 1 × x² + 1, a² - b² इक्वल टू a - b × a + b। उसके बाद फिर x² - 1 को फिर से अपन x - 1 × x + 1 लिख सकते हैं, इंटू x² + 1। तो इस तरीके से तोड़ देंगे। अगर x⁻6 की +1 की बात करूं तो उसको कैसे तोड़ेंगे? तो देखिए ये कुछ a³ + b³ वाला फॉर्मूला बन रहा है यहां पे, दैट इज इक्वल टू a + b इंटू a² - ab + b²।
ये फॉर्मूला होता है। अब लेकिन अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स की पावर 6 को आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। तो यहां पे ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, कुछ इस तरीके से ये टूटेगा। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, और दोनों में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यही अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला अपन डायरेक्ट जानते हैं, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा कितना है 60, 60 बटा 360 इंटू 2 पाई 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस है 42, तो 60 का 6 बार में हो गया, 6 इंटू 7 42, 42 से 42 गया तो कितना आ गया 22 इंटू 2 44, 44 सेंटीमीटर। इफ 2 men or 4 women can build a wall in 34 days, in how many days can 6 men and 5 women build the same wall। देखिए यहां पे है और यहां पे है एंड, दोनों का मतलब समझिए, ये दोनों शब्द को सेम शब्द समझने की गलती अगर आप कर रहे हैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, दोनों अलग अलग चीजें। 2 men और 4 वुमेन बोलने का मतलब है कि या तो 2 आदमी या 4 औरतें, ये मिलके ये 34 दिन में काम कर देते हैं। मतलब 2 आदमी अगर किसी काम को 34 दिन में करते हैं, टोटल वर्क क्या हो गया, टोटल वर्क में हो गया 2m इंटू 34, और अगर मैं टोटल वर्क वुमेन के हिसाब से मानू तो क्या होगा 4 वुमेन इंटू 34। दैट मीन्स ये हुआ कि 2 आदमी जो है 4 औरतों के बराबर है। लेकिन अगर मैं 6 men एंड 5 वुमेन के हिसाब से टोटल वर्क मानू तो क्या बनेगा 6m प्लस 5 वुमेन इनटू नंबर ऑफ डेज। देखिए जब कभी भी और होता है तो समान की बात की जाती है, मतलब कि 2 आदमी या 4 औरतें, लेकिन जब एंड होता है तो साथ में काम करना पड़ता है, मतलब 6 आदमी और 5 औरतें दोनों मिलके काम करेगी। लेकिन जब अंग्रेजी वाला और आ गया, हिंदी वाला या आ गया, तो इसका मतलब है कि या तो 2 आदमी या 4 औरतें। तो आप देखिए यहां से अगर आप मेन और वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं, यहां से क्या आ जाएगा मेन और वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो 2:1, 34 से 34 कट जाएगा, 2 का 2 बार में, तो 2:1। इन दोनों इक्वेशंस में आप m2 और w1 डाल दीजिए तो आपको d की वैल्यू मिल जाएगी। तो कितना हो गया ये 4 इंटू 1 इंटू 34 इक्वल टू 6 दूनी 18 प्लस 5 इंटू 1, 18 प्लस 5 23, सॉरी नहीं 6 दूनी 12, 12 प्लस 5 17, 17 इंटू डी, तो 17 का 2 बार में 4 दूनी 8, मतलब नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे 8। एक टेबल अपन को दे रखी है, द नंबर ऑफ इलिटरेट्स इन विलेज आर इज व्हाट परसेंटेज लेस देन दैट इन विलेज बी। सबसे पहले तो टेबल पढ़िए कि टेबल में दे क्या रखा है। सबसे पहले अपन को 3 विलेज दे रखे हैं, इसके बाद नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल का उस विलेज में रेशियो दे रखा है, इसके बाद परसेंटेज ऑफ लिटरेट्स आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। ये जो संख्या है ये परसेंटेज में है, दैट मीन्स 45%, 65% और 80%। तो इसका मतलब इन विलेज में टोटल लिटरेट्स जो है वो 45%, 65% और 80% के बराबर है। इसके बाद दे रखा है नंबर ऑफ इलिटरेट्स आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। अब आप देखिए तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम, इसमें अंतर समझिए। तीसरे कॉलम में है परसेंटेज, चौथे कॉलम में है नंबर, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को सेम करने की कोशिश ना करें। तीसरे कॉलम में जो आपको लिटरेट्स के बारे में दिया गया है वो परसेंटेज में दिया गया है, लेकिन चौथे कॉलम में जो इलिटरेट्स के बारे में दिया गया है वो नंबर में दिया गया है। अपन से पूछ रहा है नंबर ऑफ इलिटरेट्स इन विलेज आर, तो एक तरीके से देखिए ये आसान क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसको थोड़ा अच्छा भी किया जा सकता था। यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से अगर अपन बात करें तो विलेज ये है आर, इसमें नंबर ऑफ इलिटरेट्स कितने 150, 150 इज व्हाट परसेंट लेस देन दैट इन विलेज पी, पी ये है, पी में नंबर ऑफ इलिटरेट्स कितने 380, दैट मीन्स 380 माइनस 150 बटा 380 इंटू 100, मतलब कितना कम है विलेज आर में विलेज पी की तुलना में, ये अपन से पूछा जा रहा है परसेंटेज में। तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं, 380 माइनस 150 मतलब कितना हो गया 230 बटा 380 इंटू 100, 2 से 19 बार में,
2 से 5 बार में, 5 का 0, 5 से 15, 1150/19। तो कितना हो जाएगा ये? 19 का 6 बार में 114, और फिर 10, तो 60 10/19%। ऑप्शन नंबर डी। 3 numbers are in the ratio of 579 and their LCM is 34650। एचसीएफ अपन को बताना है। तो देखिए, एक रिलेशन फॉलो होता है जब कभी भी नंबर रेशियो में दे रखे हो, जैसे A/B या A/B/C, तो जो एलसीएम होता है वो इक्वल टू होता है A/B/C मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। तो एलसीएम हमेशा रेशियो का मल्टीपल विथ एचसीएफ होता है। तो एलसीएम अपन को दे रखा है 34650, नंबर्स है 579 इंटू एचसीएफ। एचसीएफ अपन से पूछा जा रहा है, तो इसको अपन काट सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5 से काट लो सबसे पहले तो। 5 का 6 बार में 30, 9 बार में 45, 3 बार में 15, 0। फिर 7 से काट लेंगे, 7 का 9 बार में 63, 990, और 9 से 110। तो एचसीएफ कितना आ गया? 110। दी सैलरी ऑफ अर्पित, अरे भैया ये तो मेरा ही नाम है, अर्पित, अर्पित सेम हो गया। फेल बाय 5% आफ्टर 1 ईयर एंड फर्दर फेल बाय 8% आफ्टर द सेकेंड ईयर ड्यू टू बेड परफॉर्मेंस। अरे भाई ऐसा ना करो यार, बेड परफॉर्मेंस तो नहीं रही होगी, हो सकता है बॉस अच्छा नहीं होगा इस वजह से उसने काट ली होगी, वरना अर्पित नाम के आदमी की बेड परफॉर्मेंस ऐसा कैसा होगा। चलो कोई नहीं, अब जो भी है वो है, क्या कर सकते हैं। तो इनिशियल सैलरी अपन को दे रखी है 80%, करंट सैलरी पूछ रहा है 80% पे पहला जो डिक्रीमेंट हुआ है वो 5% का हुआ है। 5% का डिक्रीमेंट होने के बाद सैलरी कितनी बनेगी? टोटल सैलरी अपन 100% मानेंगे, तो 100 माइनस 5 मतलब 95%, तो 95/100। ये तो हुआ फर्स्ट ईयर पे। इसके बाद अगले साल पे फिर से 8% का डिक्रीमेंट हो गया, टोटल सैलरी फिर से 100% मानेंगे, तो 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 92, दैट मींस 92%। तो ये हो गया पूरा 2 साल का। सोल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट से तो आप नहीं चल पाएंगे, तो यहां पे आप चाहे तो डिजिटल सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शंस का डिजिटल सम की अगर मैं बात करूं तो देखिए, डिजिटल सम मतलब नंबर्स को ऐड करना है, 9 9 को हटाते जाएंगे, 9 है हटा दो, 9 है हटा दो, 6 और 2 8, फिर 7 और 2 9 बन गया, हटा दो, 6 और 5 11, और 1 और 1 2, 9 हटा दो, 6 और 6 12, 12 और 2 14, और 1 और 4 5, 9 हटा दो, 7 और 2 9 हटा दो। डिजिटल सम कितना गया? 0 है। चलिए अब नंबर्स का देख लेते हैं। ये तो 8 है, मल्टीप्लाई 9 और 5, 9 हटा दिया तो 5 रह गया, 9 हटा दिया तो 2 रह गया, 8 पंजे 40, 40 इंटू 2 80, और 80 का अगर डिजिटल सम देखूंगा तो कितना आ जाएगा? 8। मतलब ऑप्शंस में जिसका डिजिटल सम 8 है वही अपना आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। एक अपन को बड़ी सी टेबल दे रखी है, विच क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल स्कूल्स टुगेदर। कुछ भी नहीं करना भैया, बस ये टोटल वाले को देखो। मिनिमम मतलब सबसे कम, कौन सा है सबसे कम? सबसे कम जो मुझे दिख रहा है वो 903 दिख रहा है, और 903 कौन से स्कूल का है? वो है, सॉरी क्लास का है, कौन सी क्लास का है? वो है क्लास 9th का, सॉरी क्लास 9th। What is the difference between the average number of students enrolled in Institute X in 2010 and 2011? तो इंस्टीट्यूट एक्स की बात की जा रही है। इंस्टीट्यूट एक्स कौन सा है? ब्लैक कलर का। 2010 और 2011 का एवरेज लेना है, तो 320 थे 2010 में, और 2011 में थे 240, तो 320 प्लस 240 बाई 2 एवरेज लेना है अपन को। एवरेज हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा एवरेज? एवरेज की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आप दो तरीके हैं फिर से, या तो आप इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, या इनको सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करके बड़े वाले नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वो भी तरीका होता है। चलिए कंफ्यूज नहीं करूंगा, जो नॉर्मल करते आ रहे उसी से करते हैं। तो ये कितना हो गया? 560, 560/2 मतलब 280, 280 एवरेज। इंस्टीट्यूट वाई इन 2011 एंड 2022, इंस्टीट्यूट वाई कौन सा है? व्हाइट कलर का, मतलब जो खाली वाला है वो है। और 2011 और 2022, 2011 ये, 2022 ये, इसमें 320 और 200, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 320 प्लस 200/2, मतलब 520/2, मतलब कितना हो गया भैया? 520/2 मतलब 260।
तो डिफरेंस अपन को लेना है, डिफरेंस कितना आ जाएगा 20 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी। इफ ए टोटल ऑफ 4980 पीपल वर सर्वेड, then what is the central angle produced by the sector indicating football? 4980 people, इस पूरे की वैल्यू अपन को 4980 के बराबर दे रखी है। सेंट्रल एंगल इंडिकेटिंग फुटबॉल, फुटबॉल के द्वारा सेंट्रल एंगल कितना होगा ये अपन से पूछा जा रहा है। तो देखिए सेंट्रल एंगल निकालने के लिए इस टोटल का कोई यूज नहीं है, ये फालतू में दिया गया है। सेंट्रल एंगल अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं परसेंटेज से भी। फुटबॉल क्या है, ये है डार्क ब्लू, डार्क ब्लू कितना है 30%, दैट मीन्स 30%, और टोटल कितना है 100%। जब कभी भी परसेंटेज में अगर पाई चार्ट दे रखा है तो टोटल कितना माना जाता है 100 माना जाता है, दैट मीन्स 30/100। और अगर अब अपन को इसको डिग्री में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 36 × 3 मतलब 108, तो 108 डिग्री। अब यहां पे कहीं भी मैंने 4980 का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। परसेंटेज से डिग्री निकालना अपन डायरेक्ट जानते हैं, क्या करते हैं 100 से डिवाइड और 360 से मल्टीप्लाई। अगर डिग्री से परसेंटेज में जाते तो क्या करते, 360 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 एंड 30 डेज। ए किसी काम को 24 दिन में कर देता है, बी किसी काम को 30 दिन में कर देता है। वर्किंग 10 आवर्स पर डे, हर दिन 10 घंटे काम करते हैं। अब देखिए यहां पे इनके द्वारा हर दिन कितने घंटे काम करते हैं ये भी बताया गया है, तो ज्यादा अच्छा ये कि एक टोटल कितने घंटे में काम करता है, इसमें अपन इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। दैट मीन 24 × 10 दैट इज इक्वल टू 240 घंटे, और 30 × 10 मतलब 300 घंटे। तो ए किसी काम को 240 घंटे में करता है और बी किसी काम को 300 घंटे में करता है। अब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं। 240 और 300 का एलसीएम अगर आप लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। 240 का 5 बार में और 300 का 4 बार में, ये हो गई इनकी एफिशिएंसी 5 और 4 की। मतलब ए हर घंटे 5 यूनिट काम करता है और बी हर घंटे 4 यूनिट काम करता है। The work is to be done in 2 shifts. The morning shift is for 6 hours and the evening shift is for 4 hours. मॉर्निंग शिफ्ट 6 घंटे की और इवनिंग शिफ्ट जो है 4 घंटे की। पहले दिन ए जो है मॉर्निंग शिफ्ट में काम करता है और बी इवनिंग शिफ्ट में काम करता है, और हर दिन वो अपनी शिफ्ट को इंटरचेंज करते रहते हैं। मतलब अगले दिन बी मॉर्निंग में करेगा और ए इवनिंग में, फिर अगले दिन वापस ए मॉर्निंग में और बी इवनिंग में। तो अपन को बताना है कि कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो अब आप देखिए पहले दिन फर्स्ट डे की अपन बात करें। पहले दिन ए मॉर्निंग में करता है और मॉर्निंग में जो है 6 घंटे की शिफ्ट होती है। हर घंटे ए 5 यूनिट काम करता है, तो 6 घंटे में कितना काम कर लेगा, 6 पंजे 30 मतलब 30 यूनिट काम कर लेगा। अब इवनिंग शिफ्ट में बी आएगा और इवनिंग शिफ्ट जो होती है वो 4 घंटे की होती है। बी हर घंटे 4 यूनिट काम करता है, तो 4 घंटे में कितना काम करेगा, 4 चौकू 16। मतलब पहले दिन जो है वो 30 + 16 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 46 यूनिट काम होएगा। सेकेंड डे पे चलते हैं। सेकेंड डे की बात करें तो सेकेंड डे में अब पहली शिफ्ट में बी आएगा। पहली शिफ्ट है 6 घंटे की, बी हर घंटे 4 यूनिट काम करता है, तो 6 घंटे में कितना काम करेगा, 6 चौकू 24 यूनिट। सेकेंड शिफ्ट में अब ए आएगा। सेकेंड शिफ्ट 4 घंटे की है, ए हर घंटे 5 यूनिट काम करता है, तो 4 घंटे में कितना करेगा, 5 चौकू 20 यूनिट। मिला के कितना हो गया, 44 यूनिट। दैट मीन्स कि पहले दिन 46 यूनिट काम होगा और दूसरे दिन 44। अब तीसरे दिन फिर से 46 यूनिट काम होगा और चौथे दिन फिर से 44 यूनिट काम होगा, क्योंकि अब ये सिनेरियो रिपीट करता जाएगा। जितना काम पहले दिन हुआ उतना ही तीसरे दिन, उतना ही 5वें दिन, उतना ही 7वें दिन। जितना काम दूसरे दिन हुआ उतना ही चौथे दिन, उतना ही छठे दिन, उतना ही 8वें दिन। आप कह सकते हो कि ओड नंबर ऑफ डेज पे सेम काम होएगा और इवन नंबर ऑफ डेज पे सेम काम होएगा। अगर मैं बात करूं कि स्टार्टिंग के 2 दिन में कितना काम हुआ, तो 46 + 44 दैट मीन्स 90 यूनिट काम हुआ। 2 दिन में मिला के 90 यूनिट काम हुआ। टोटल काम कितना है, 1200 यूनिट। तो चलिए 1200 को 90 से डिवाइड कर देते हैं। पहले तो 90 का 1 बार में 300, 90 का 3 बार में 270। तो कितना काम हो गया, 1170 यूनिट काम हो गया। कितना काम बचा, अभी भी 30 यूनिट काम बचा है। अब आप देखिए इस तरीके से फर्स्ट शिफ्ट मतलब फर्स्ट डे और सेकंड डे को कितनी बार आना पड़ेगा, 13 बार आना पड़ेगा। मतलब 13 पेयर बनेंगे और हर पेयर में कितने यूनिट काम किया जा रहा है, 90 यूनिट काम किया जा रहा है और हर पेयर 2 दिन का है।
तो टोटल काम कितने दिन हुए? 13 इंटू 2 मतलब 26 दिन। 26 दिन में 1170 यूनिट काम हो गया, अभी भी 30 यूनिट काम बचा हुआ है। अब कौन आएगा? तो अब मॉर्निंग शिफ्ट में ए आएगा, और ए कितना काम करता है? 30 यूनिट काम करता है। दैट मीन्स कि उस दिन की मॉर्निंग शिफ्ट में वो काम कर देगा। लेकिन अगर अपन ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन में आधे दिन की कहीं भी बात नहीं कही गई, पूरे दिन की ही बात की गई है। तो एक दिन और मतलब कितना? 27 दिन। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि 27th डे मॉर्निंग में काम कंप्लीट हो जाएगा, इवनिंग पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अपन यहाँ पे ऑप्शंस अपन को इस तरीके से दिए, लेकिन हो सकता था कि ऑप्शन इस तरीके से भी दिए जा सकते थे कि 26 दिन प्लस 6 आवर्स, क्योंकि जो अपना काम हो रहा है वो 26 डेज प्लस 6 आवर में हो जा रहा है। टू ट्रेन्स मुंबई राजधानी एंड किसान एक्सप्रेस ऑफ लेंथ 850 एंड 700 आर 1050 मीटर अपार्ट and are running on parallel tracks toward each other. Mumbai Rajdhani is running at 62 and Kisan Express is running at 55. In how much time will the trains cross each other? चलिए ठीक है, देखिए दो ट्रेनें पैरेलल ट्रैक पे, लेकिन चलिए ठीक है अपन कोई दिक्कत नहीं, सेम ट्रैक पे मान लेते हैं। तो जैसे ये एक ट्रेन है और एक ट्रेन ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है। घबराने की बात नहीं है, आपस में एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल ट्रैक में मैंने बस दिखाने के लिए सेम ट्रैक पे दिखा दिया। आप लोग सोचो कि भैया ये क्या कर रहे हो आप, सेम ट्रैक पे और आपस में एक दूसरे की तरफ आ रही है तो एक्सीडेंट हो जाएगा, क्रॉस कैसे करेगी? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पैरेलल ट्रैक पे मैंने बस समझाने के लिए इस तरीके से किया है। तो ये तो है अपनी मुंबई राजधानी, ये है अपनी किसान एक्सप्रेस। दोनों की लेंथ भी अपन को दे रखी है 850 मीटर और 700 मीटर, और दोनों अभी इस वक्त 1050 मीटर के अंतर पे, मतलब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1050 मीटर का। दोनों की स्पीड अपन को दे रखी है, इसकी स्पीड है 62 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर। तो अब अपन से पूछा जा रहा है कि ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस कर देगी। तो ये जो क्वेश्चन है ये दो पार्ट में है। पहला पार्ट, तो ये दोनों ट्रेनें आपस में कब मिलेगी? तो मान लेता हूं मैं कि जिसकी स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, तो मान लेता हूं कि इस पॉइंट पे ये दोनों ट्रेनें मिलेगी। तो सबसे पहले तो इस पॉइंट पे कितनी देर में मिलेगी इसको अपन निकालते हैं। तो उसके लिए अपन तरीका जानते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस डिवाइड बाय उनकी रिलेटिव स्पीड। जब कभी भी ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, सॉरी यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड आप बोल सकते हैं कि ऐड हो जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है मतलब एक दूसरे के आमने सामने चल रही है तो अपोजिट डायरेक्शन हुई। सेम डायरेक्शन का मतलब होता है कि अगर ये ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रही है और दूसरी ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, ये हुआ सेम डायरेक्शन। अपोजिट का मतलब है कि अगर एक ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रही है और दूसरी ट्रेन इसकी तरफ आ रही है तो ये हुआ अपोजिट। तो ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आ रही है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो इनकी स्पीड का ऐड करेंगे अपन। 62 प्लस 55 मतलब कितना हो गया? 117। लेकिन अब आप ध्यान दीजिए, ये जो अपने डिस्टेंस है ये मीटर में और स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर में। तो पहले इसको अपन को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, तो उसके लिए अपन 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 5 से कितनी बार में कट जाएगा आपका? 5 का 210 बार में। फिर इसके अलावा आप जो है 9 से काट सकते हैं, देखिए 9 से 2 बार में, 9 से कितनी बार में कट गए? 9 3 27। दैट मीन्स ये आ गया अपने पास 420/13 इतना सेकंड। तो इतने सेकंड में ये दोनों ट्रेनें इस पॉइंट पे आ जाएगी। अब आप देखिए ट्रेनें सेम पॉइंट पे आ चुकी है, अब ये एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेगी? तो उसके लिए अपन क्या फॉर्मूला लगाते हैं? L1 प्लस L2 अपॉन S1 प्लस S2। L1 और L2 क्या है? ट्रेन की लेंथ जो कि है 850 प्लस 700 डिवाइड बाय S1 प्लस S2 जो कि पहले ही अपना निकल चुका है, कितना आया था? 13 इंटू 1/2, मतलब वो बराबर ही रहेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो 850 प्लस 700 कैंसिल आउट कर सकते हैं आप। यहाँ पे तो वही 9 से 2 बार में, ये 9 से 13 बार में, कितना हो जाएगा ये? तो देखिए 5 से आप इसको कैंसिल आउट कीजिए, कितनी बार में गया है? एक बार में, 7 बार में, 0, 5 का ये 14 बार में, 140 है ना, ठीक है। तो 170 प्लस 140 मतलब हो गया अपने पास 310, 310 इंटू 2 मतलब 620, 620/13 इतना सेकेंड।
तो टोटल टाइम कितना लगा, 420 बटा 13 प्लस 620 बटा 13, एड कर लीजिए आप, कितना आ जाएगा, 0 2 2 4, 4 2 6 10, तो 13 का ये कितनी बार में चला जाता है, 13 का 13 8 जा 104, तो इसका मतलब टोटल टाइम जो है 80 सेकंड लगा। दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में टोटल टाइम लगेगा 80 सेकंड का। साइन बीटा 1/3, साइन बीटा अपन को दे रखा है। अगर साइन की बात की जाती है तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 1 है परपेंडिकुलर और 3 है हाइपोटेनियस, बेस निकाल सकते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज 9 माइनस 1 8, 8 मतलब 2√2। चलिए सेक बीटा की बात करें, सेक बीटा क्या होता है, सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस है 3, बेस है 2√2, माइनस 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 1, हाइपोटेनियस सॉरी बेस है 2√2, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 2/2√2, तो 1/√2 का स्क्वायर, दैट इज 1/2। A shopkeeper increases the cost price of an item by 50% and offers a discount of 40% on this mark price। तो चलिए कॉस्ट प्राइस को अपन 100 मान लेते हैं, 50% उसने बढ़ा दी कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स मार्क प्राइस कितनी कर दी, 150, क्योंकि 100 का 50% निकालेंगे 50, तो 50 बढ़ाइए, दैट मीन्स 150, इस 150 पे 40% का डिस्काउंट दिया है, तो सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगी, 150 पे 40% का डिस्काउंट मतलब 60%, तो 60% की वैल्यू निकाल लो, कितनी हो जाएगी, 15 का 6 बार में, दैट इज 90, इसका मतलब सेलिंग प्राइस हो गई 90। तो कितने का लॉस या परसेंटेज हुआ, देखिए 100 रुपए की चीज को 90 रुपए में बेच रहा है, मतलब 10 रुपए का लॉस कर रहा है, कितने पे, 100 रुपए पे, तो कितना हो गया भैया, 10%, इसका मतलब 10% का लॉस है। तो अब देखो दुकानदार को गणित नहीं आती, क्योंकि उसने अपने आइटम पे 50% बढ़ा दिया, उसके बाद भी उसने 40% डिस्काउंट देके अपना नुकसान करा लिया। एक तरीके से मार्क प्राइस बढ़ाने का फायदा क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, उसने इतना ज्यादा डिस्काउंट दे दिया कि ओवरऑल उसको नुकसान हो गया। दुकानदार को अगर गणित आती तो वो अपना नुकसान नहीं करता। मिहिर buys a book for 625, however because of certain urgency he sells it for 550, find his loss percentage। मिहिर ने एक बुक को 625 रुपए में खरीदा, लेकिन किसी वजह से उसको 550 रुपए में बुक को बेचना पड़ा, तो कितने परसेंट का लॉस हुआ, तो देखिए 625 रुपए की बुक को 550 में बेच रहा है, मतलब 75 रुपए का लॉस है, कितने पे, 625 रुपए पे। सोल्व कर लीजिए, 25 से 25 बार में, 25 से 4 बार में और 25 से 3 बार में, 4 3 12, 12% का ओवरऑल नुकसान हुआ है। इफ a plus b plus c equal to 5 and ab plus bc plus ca equal to 7, then find the value of this। डायरेक्ट फॉर्मूला अपन जानते हैं, क्या होता है, a plus b plus c इंटू a plus b plus c का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ab plus bc plus c। ये फॉर्मूला अपन डायरेक्ट जानते हैं, सब कुछ अपन को दे रखा है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। a plus b plus c 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 इंटू 7 21, कितना हो गया, 5 इंटू 4 मतलब 20, ऑप्शन नंबर ए। एक आसान सा क्वेश्चन है, सब कुछ दे रखा है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। The sides of rectangle are in the ratio of 3:8, its area is 1944, what is its perimeter। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके हैं, लेकिन एक तरीका जो है वो थोड़ा अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है, इसलिए अपन नॉर्मल तरीके से ही चलते हैं। साइड जो है रेक्टेंगल की, उनका रेशियो अपन को दे रखा है 3:8 का, और एरिया दे रखा है। मैं मान लेता हूं कि साइड जो है वो 3x और 8x है, तो 3x इंटू 8x ये हो जाएगा एरिया इक्वल टू 1944, कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 से आप काटेंगे तो कितना होगा, 3 का 6 बार में 18, 4 बार में 12, 8 बार में 24, 8 से 8 8 64 और 1 टाइम्स, तो x स्क्वायर इक्वल टू 81, मतलब x कितना गया 9। अगर x 9 आ गया तो साइड कितनी हो गई, 9 3 27 और 9 8 जा 72, 27 और 72 ये साइड हो गई। पेरीमीटर आपसे पूछ रहा है, पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ,
मतलब 2 टाइम्स 27 प्लस 72, अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 99 आ जाएगा। 99 इंटू 2 198, 198 सेंटीमीटर। रूपूज इनकम इज 20% मोर देन मधुज इनकम। रूपू की जो इनकम है वो मधु की इनकम से 20% ज्यादा है। मतलब रूपू की इनकम मधु की इनकम का 120% है। 20 से काटेंगे 6 बार में 5 बार। तो अगर रूपू और मधु की इनकम का रेशियो निकालना चाहो तो कितना हो जाएगा, 6:5 का। अपन से पूछ रहा है कि मधु की इनकम रूपू की इनकम से कितना परसेंट कम है। तो आप यहां पे देख सकते हैं मधु की इनकम जो है वो 1 रुपए कम है, कितने रुपए पे, 6 रुपए पे, क्योंकि रूपू की इनकम है 6 रुपए। परसेंटेज निकालेंगे तो 2 से 3 बार में ये 50, दैट मीन्स 16 3 48, तो कितना हो गया 16 2/3%। ऑप्शन नंबर बी। विच इज द लार्जेस्ट नंबर डिवाइड्स ईच ऑफ दिस विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। एक तरीके से मतलब अपन से क्या पूछ रहे हैं भैया, एचसीएफ पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा नंबर बता दो जो इन तीनों को डिवाइड कर दे और रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो एचसीएफ अपन से पूछा जा रहा है। तो अगर एचसीएफ की बात की जा रही है तो आप निकाल सकते हो, ऑप्शन से चल सकते हैं। चलिए एचसीएफ की जब बात की जाती है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात की जाती है, मतलब सबसे बड़ा नंबर। तो चलिए ऑप्शन में भी सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा नंबर है 333। 333 1036 को आप काट के देखेंगे तो नहीं कटेगा, क्योंकि 333 का 3 बार में 999 होता है, तो ऑब्वियस है कि नहीं कट पाएगा। इससे छोटा है 259, 259 पे चलते हैं। अगर मैं बात करूं 1036/259 की तो कितनी बार में कटेगा, देखिए 250 का 4 बार में 1000 और 9 का 4 बार में 36, मतलब ये 259 का 4 बार में हो जाएगा। इसी तरीके से 1813 की बात करूं 259 के हिसाब से तो देखिए 250 का 7 बार में होता है 1750 और 7 का 9 बार में होता है 63। तो 259 का 7 बार में कितना हो जाएगा 1813, मतलब ये 7 बार में कट गया, ये भी पूरा पूरा कट गया। 3885 इसकी बात करते हैं। फिर से 250 के करीब नंबर देखते हैं। तो 250 के करीब जो नंबर मुझे दिखता है वो दिखता है 3750। वो कितनी बार में होता है, 10 बार में तो 2500, 5 बार में 1250, मतलब कितनी बार में हो गया 250 का 15 बार में हो गया 3750, और 15 इंटू 9 होता है 135। 3750 प्लस 135 करोगे तो 3885 आ जाएगा। दैट मीन्स ये भी पूरा पूरा कट रहा है कितनी बार में, 15 बार में। मतलब मैं बोल सकता हूं कि यही अपना एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों नंबर्स को पूरा पूरा कैंसिल आउट कर रहा है। अब छोटे वाले पे चलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके आंसर हो भी सही तब भी आप उनको नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब कभी भी एचसीएफ की बात की जाती है तो हाईएस्ट नंबर की बात की जाती है, लार्जेस्ट नंबर मतलब एचसीएफ। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस एंड दिस। मीन प्रोपोर्शनल यहां पे अपन को फाइंड आउट करना है 0.03 और 0.0003 का। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू एसी, मतलब बी इक्वल टू रूट एसी। तो बी की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। ए अपने पास है 0.03 और सी है 0.0003। तो देखिए यहां पे ये अगर मैं डिसिमल हटाऊंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं 3/100, क्योंकि 2 डिजिट के बाद डिसिमल है तो नीचे में 1 के ऊपर 2 जीरो लग जाएगी। इसी तरीके से अगर यहां डिसिमल हटाऊंगा तो नीचे में क्या लिख सकता हूं 10,000, क्योंकि 4 डिजिट पर डिसिमल है तो नीचे में 4 जीरो लगेगी। जब आप स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ऊपर 3 इंटू 3 है तो 3 आ जाएगा, नीचे 100 का स्क्वायर रूट 10 और 10,000 का स्क्वायर रूट 100, कितना हो गया 3/1000, मतलब 0.003। ऑप्शन नंबर बी। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू दिस। फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। जब कभी भी नंबर 4 नंबर प्रोपोर्शन में होते हैं तो उनके बीच एक रिलेशन फॉलो होती है, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। यहां पे ए बी सी अपन को दे रखा है, डी अपन से पूछा जा रहा है। तो 0.48 डिवाइड बाय 0.84 इक्वल टू 32 अपॉन डी। देखिए डिसिमल तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 से 3 बार में, 16 से 2 बार में, 3 का ये कितनी बार में हो जाएगा 2 बार में, और 8 बार में 24। तो डी इक्वल टू 28 दूनी 56। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू कितनी आ गई 56 के बराबर। ये डी है ना। चलिए आगे चलते हैं। महेश एग्रीड टू सेल राइस विथ 24% लॉस एज द राइस गोट रोटन। कुछ राइस खराब हो गए थे
इस वजह से वो 24% नुकसान पे बेचने को तैयार हो गया, लेकिन वो ग्राहक के साथ चीटिंग कर रहा है। 19 ग्राम बोल के, सॉरी 50 ग्राम बोल के सिर्फ 19 ग्राम दे रहा है, एंड गेव ओनली 19 ग्राम ऑफ राइस इन प्लेस ऑफ 50 ग्राम ऑफ राइस। 50 ग्राम बोल के केवल 19 ग्राम दे रहा है। भैया 24% लॉस पे नहीं कमा रहा, वो बहुत ज्यादा परसेंट प्रॉफिट पे कमा रहा है। क्योंकि एक तरीके से आप देखोगे तो लॉस आधे का भी आधा है, लेकिन प्रॉफिट आधे का भी ज्यादा है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि प्रॉफिट ज्यादा होगा। चलिए निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालते हैं। जब कभी भी चीटिंग वाला सवाल हो तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो पे जाइए। क्या बोल रहा है कि भैया, वो ऐसा बोल रहा है कि मैं 24% के नुकसान पे चावल बेच रहा हूं, 24% लॉस, मतलब 100 रुपए की चीज को वो 76 रुपए में बेच रहा है। लेकिन वो कर क्या रहा है, वो चीटिंग कर रहा है ग्राहक के साथ। ग्राहक को वो 50 ग्राम बोल के 19 ग्राम राइस दे रहा है। दैट मीन्स कि उसको 19 ग्राम की कॉस्ट प्राइस पड़ रही है, लेकिन वो ग्राहक से 50 ग्राम के पैसे ले रहा है। मतलब सेलिंग प्राइस कितनी मिल रही है उसको, 50 ग्राम की, लेकिन खुद की जेब से उसका कितना गया, 19 ग्राम का कॉस्ट प्राइस गया। इनका रेशियो अपन निकालेंगे तो देखिए, 50 से 2 बार में, 19 से 4 बार में, और 2 का 2 बार में, 1:2 का रेशियो आ गया। 1:2 मतलब कितना प्रॉफिट हुआ भैया, 100% प्रॉफिट है ना। 1 रुपए का प्रॉफिट है 1 रुपए पे, मतलब कितना हो गया, 100% का प्रॉफिट। चीटिंग करने के बाद 100% का प्रॉफिट कमा ले रहा है, डबल इनकम हो जा रही है। देखिए कितना दिमाग वाला है, एकदम कितना चोर आदमी है। इफ साइन है इक्वल टू √3/2, ए 0 से नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए जब कभी भी साइन है √3/2 होता है तो अपन को डायरेक्ट पता है कि ए इक्वल टू 60 डिग्री होता है। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू कोसेक है। कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है। अगर साइन √3/2 है तो कोसेक क्या हो जाएगा, 2/√3 प्लस कोट। कोट इक्वल टू क्या होता है, कोट 60। कोट 60 मतलब 1/√3, तो 2 और 1 3/√3, मतलब कितना हो गया ये, 2√3। ऑप्शन नंबर ए। एक आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से आप कर सकते हो। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। अगर मजा आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की और भी नई वीडियोज आती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।